Hello everyone. Today we are going to discuss about hydrogen as a fuel. So इस सीरीज में हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने शेल गैस एंड बायोगैस में डिफरेंस पढ़ा. सो नाउ इट्स टाइम टू रीड अबाउट या लर्न अबाउट हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ हो सकती है, क्या क्या इसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस हैं, और किस तरीके का फ्यूल ये है. ओके. सो बात करते हैं हम हाइड्रोजन की. जो हाइड्रोजन है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ पे, और इसकी सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है. कैलोरीफिक वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया ये है कि जब आप 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करते हैं तो कितना अमाउंट में वो हीट एनर्जी, कितने किलो जूल वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसको आप कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं. अब हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है. दो तरीकों से इंपॉर्टेंट है. एक तो आपको यहाँ पे मेंशन है इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, हाइड्रोजन के बारे में जानने के लिए इम्पोर्टेंट है. सेकंड चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए जब यूजीसी नेट में आपको दिया गया होता है कि उसमें ऑप्शंस दिए गए होते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है या इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट क्लोरिफिक वैल्यू या लोवेस्ट टू हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू. सो यू शुड नो कि हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू किसकी है. सो हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू हाइड्रोजन की होती है. ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए. इससे आपको हेल्प मिलेगी जब आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्लोरिफिक वैल्यू वाले जो चीज़ें हैं उनको अरेंज करोगे तब, क्योंकि उसमें वहाँ पे वुड, हस्क, पेपर, हाइड्रोजन, कोल, तो इस तरीके की चीज़ें मेंशन होती हैं, एंड यू हैव टू अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द क्लोरिफिक वैल्यू. सो दिस इज द थिंग. अच्छा, अब जो हाइड्रोजन है ना, एक वर्सटाइल और एक क्लीन एनर्जी सोर्स है, और इसने अटेंशन इसलिए गेन की है क्योंकि अबंडेंट है. अबंडेंट का मतलब है प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में. हाइड्रोजन काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में हमारी अर्थ में प्रेजेंट है, और ये एक क्लीन एनर्जी सोर्स है. क्लीन एनर्जी सोर्स का मतलब है कि जब आप इसे बर्न करते हो तो हमें हीट तो ज़्यादा मिलती है क्योंकि क्लोरिफिक वैल्यू ज़्यादा है, तो हीट तो ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है. साथ ही साथ कोई भी बाई प्रोडक्ट ऐसा रिलीज नहीं होता है जो इन्वायरमेंट को, एयर को या लैंड को जो है हार्म करे. ठीक है. तो इसकी इस वजह से इसने काफ़ी अटेंशन गेन कर रखी है एज अ फ्यूल, और इन फ्यूचर हम इसको फ्यूल यूज़ करने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं. रिसर्चेज आर ऑन गोइंग ऑन दिस हाइड्रोजन एज अ फ्यूल. ओके. अब हाइड्रोजन जो है ये नेचुरली अकर नहीं होता. हाइड्रोजन डज नॉट अकर नेचुरली एज अ गैस. नेचुरली ये गैस की फॉर्म में अकर नहीं होता है, यानी कि हम हाइड्रोजन गैस बोलते हैं, बट नेचुरली ये गैसियस फॉर्म में अकर नहीं होता है. देखिए, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही आपका उसका एक एटॉमिक नंबर है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. तो ये बहुत ज़्यादा ना हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है. जैसे कि अगर हम के एल शेल की जब हम बात करते हैं तो के शेल में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, कितने एटम्स होने चाहिए, सॉरी, कितने एटम्स होने चाहिए के शेल, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए के शेल में. 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए मैक्सिमम. बट हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है. मतलब आप अभी इतनी केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे. अभी बस आप ये समझिए कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और इसीलिए हाइड्रोजन हाईली रिएक्टिव हो जाता है क्योंकि ये अनस्टेबल है, तो ये हाईली रिएक्टिव हो जाता है. तो जब आप इसे अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन जिसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है या 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, या कोई ऐसा एलिमेंट जिसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 3 की ज़रूरत है, 4 की ज़रूरत है, तो जब आप ऐसे एलिमेंट्स को लेके आते हैं तो ये बड़ी जल्दी उनके साथ रिएक्ट कर लेता है. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन भी चाहता है वो अपनी शेल को कंप्लीट करे, और दूसरे एलिमेंट्स भी चाहते हैं वो अपनी शेल को कंप्लीट करे. तो इसलिए क्योंकि अनस्टेबल है तो बहुत जल्दी आपको बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ देखने को मिल जाएगा. जैसे कि हाइड्रोकार्बन की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, सी एच, कार्बन और हाइड्रोजन होता है, यानी कि कार्बन के साथ भी आसानी से बॉन्ड बना लेता है, ऑक्सीजन के साथ भी आसानी से, सल्फर के साथ आसानी से बॉन्ड बना लेता है. तो इस तरीके से काफ़ी सारे एलिमेंट्स के साथ हमें हाइड्रोजन मिलेगा, बिकॉज इट इज़ हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल. तो जब इसे सेपरेट किया जाता है अदर एलिमेंट से, तो हाइड्रोजन कैन बी बर्न एज फ्यूल और कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी. तो जब इसे अदर एलिमेंट से, क्योंकि बॉन्ड बना हुआ है, तो जब अदर एलिमेंट से इसको सेपरेट किया जाता है, इसको हटाया जाता है, तो हाइड्रोजन को जब बर्न किया जाता है तो इसकी जो एनर्जी होती है, इसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करके उसकी एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं. अच्छा, जब ये जलता है, जब ये इसकी बर्निंग होती है, तो एज़ अ रिज़ल्ट क्या होता है, कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया, कोई ऐसा बाई प्रोडक्ट रिलीज़ नहीं होता जो कि हार्मफुल है एटमॉस्फेयर के लिए. तो कोई भी ऐसा रिज़ल्ट या कोई भी ऐसा गैस या कोई भी ऐसा बाई प्रोडक्ट रिलीज़ नहीं होता जो कि एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन क्रिएट करता है या फिर हार्मफुल होता है, या कोई भी ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट क्रिएट करता है. दैट इज़ द थिंग.
ओके। सो जैसे हमने एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि ये क्लीन एनर्जी फ्यूल है, क्योंकि इससे कोई भी नॉक्शियस गैस या ग्रीन हाउस गैस इससे रिलीज नहीं होती है। क्या रिलीज होता है फिर? जब हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल बर्न करते हैं तो हाइड्रोजन से सिर्फ वाटर रिलीज हो रहा है और हीट रिलीज होती है। मतलब जब आप इसको एज अ फ्यूल बर्न करोगे तो इससे हीट रिलीज होती है, ऊष्मा रिलीज होती है, ऊर्जा रिलीज होती है, और क्या रिलीज होता है? H2O रिलीज होता है। और मुझे लगता नहीं है कि H2O के रिलीज होने से कोई नुकसान है हमें इन्वायरमेंट में। और हीट तो हमें चाहिए ही, तो हीट तो रिलीज होनी ही है। वी वॉन्ट कि हम उसका एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं तो हीट रिलीज होगी, है ना? तो दिस इज वाई इट इज यूज वाइडली, और वी वॉन्ट टू लाइक एक्सपैंड इट, क्योंकि ये क्लीन एनर्जी फ्यूल है। अच्छा, ये अबंडेंट क्यों है? क्योंकि इससे पहले हमने यहाँ पे बोला है कि ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ में। सो क्यों पर्याप्त मात्रा में है ये? क्या पर्याप्त मात्रा में है? क्यों ये अबंडेंट है? तो हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, मतलब अर्थ पे या यूनिवर्स में। तो इसीलिए इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब जैसे कि हम वाटर की बात करें तो हमारी पृथ्वी पे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्या है? पानी है, 70% वाटर है। वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। तो अब जैसे कि वाटर को हमने लिया, वाटर से एक्सट्रैक्ट किया, पानी से एक्सट्रैक्ट किया हाइड्रोजन को, या अदर एलिमेंट से, जैसे मैंने आपको बताया कि अदर एलिमेंट्स के साथ क्या होता है, बॉन्ड बना लेता है बड़े जल्दी, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो आपको ऑक्सीजन के साथ भी मिलेगा, आपको कार्बन के साथ भी मिलेगा, और मोस्ट ऑफ द जो कंटेंट है वो अर्थ क्रस्ट में क्या है? कार्बन भी है। प्लांट में कार्बन होता है, एनिमल में कार्बन होता है। तो वहां से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन यूजुअली आपको सभी एलिमेंट्स के साथ मिल जाएगा। तो इसलिए बोला गया है कि हर चीज में हाइड्रोजन मिलेगा तो अबंडेंट अमाउंट में होता है। तो जैसे कि वाटर है, वाटर से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए अबंडेंट अमाउंट में होता है। अब हाई एनर्जी डेंसिटी इसकी होती है, हाइड्रोजन जो है हाई एनर्जी कंटेन करता है। सो इट हैज़ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो दैट इज़ हाई एनर्जी डेंसिटी इसकी होती है। और दिस इज़ वर्सटाइल। वर्सटाइल इसलिए बोला है कि हम इसको एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। फ्यूल सेल में अभी हम पढ़ेंगे, नीचे दिया गया है फ्यूल सेल के बारे में। तो हम इसको फ्यूल सेल में यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, या हम उसको डायरेक्ट फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं इंटरनल कंबशन के लिए इंजन्स में, है ना? और एज ए स्टोरेज मीडियम यूज़ कर सकते हैं रीन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करने के लिए। तो बेसिकली फ्यूल सेल के तौर पे, फ्यूल सेल बना के हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इसका यूज़ कर रहे हैं, और हम इसको एज डायरेक्ट फ्यूल यूज़ कर रहे हैं इंजन कंबशन में। सो ये कुछ तरीके हैं, क्योंकि इसलिए वर्सटाइल हो जाता है कि हम कई तरीकों से हाइड्रोजन का यूज़ कर सकते हैं। ओके। तो क्यों हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं फिर? अगर ये इतना क्लीनर है और अगर ये इतना अबंडेंट भी है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? व्हाट आर द चैलेंजेस? क्यों हम इसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं? सबसे पहला तो है कि स्किल्ड लेबर और मैन पावर। रिसर्च अभी चल रही है, तो उसके लिए हमें लोग चाहिए जो हाइड्रोजन का एज अ फ्यूल पे रिसर्च करें। उतनी मैन पावर हमें चाहिए, उतनी एजुकेशन हमें चाहिए, ठीक है? इसके अलावा जब इस पे रिसर्च होंगी, जब हमें पता चलेगा कि किन किन तरीकों से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसे रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर पाएंगे ना। सेकंड थिंग आती है हमारी इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट। अब हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो होती है, स्पेशली जैसे कि हम वाटर से हमने बात की कि हम हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हमने बोला कि अ, ये अबंडेंट अमाउंट में मिलता है। तो ये एक्सट्रैक्ट हो सकता है जैसे कि वाटर से, हाइड्रोकार्बन से, है ना? तो जब हम इसे एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ना? इलेक्ट्रोलाइसिस ये प्रोसेस के थ्रू इसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है ना, बड़े स्केल पे अगर हम देखें, बड़े स्केल पे जब हम हाइड्रोजन का एज अ फ्यूल यूज़ करेंगे, तो बड़े स्केल पे हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना होगा। तो हम बड़े स्केल पे इसको यूज़ करते हैं, तो ये काफ़ी एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस हो जाती है। एनर्जी इंटेंसिव, इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसमें लगती है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इसमें लगती है, तो इस वजह से काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। सो दैट इज़ वाई इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। और अगर वो एनर्जी जो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए आपने ली है, अगर वो इट इज़ जस्ट लाइक दैट, आप इसे ऐसे समझिए कि हम हाइड्रोजन से एनर्जी जनरेशन चाहते हैं, ठीक है? हाइड्रोजन अबंडेंट अमाउंट में हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है, अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, तो ये रीन्यूएबल सोर्स है। तो इससे हम रीन्यूएबल एनर्जी एक तरीके से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। बेसिकली हम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स से क्लीन एनर्जी बना रहे हैं, है ना? बट हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस को। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हम एनर्जी सोर्स क्या यूज़ कर रहे हैं? कोयला यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल गैस या पेट्रोलियम, यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली अल्टीमेटली होगा क्या? फ़ायदा कुछ नहीं है ना। तो मतलब हम क्लीनर सोर्स से एनर्जी जनरेशन के लिए हम नॉन क्लीनर सोर्स या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पे रिलाई कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली बात तो वही पड़ गई ना। सो दैट इज़ वाई।
तो इसीलिए इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाती है, इसलिए ये एक बैरियर है, हिंड्रेंस है, चैलेंज है इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। सेकेंड थिंग अगर हम बात करें तो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की है। तो हाइड्रोजन एक लो डेंसिटी गैस है एंड दिस रिक्वायर कंप्रेशन और लिक्विफेक्शन। तो हाइड्रोजन जो है एक एक तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कंपाउंड्स में मिलती है एज अ गैस, आपको मतलब बहुत कम मिलेगी इन्वायरमेंट में, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होती है जैसे हमने ऊपर बात की। सो बहुत कम आपको ये नॉर्मल अमाउंट में मिलेगी, आपको जनरली क्या मिलेगी, गैसियस फॉर्म में आपको नहीं मिलेगी, ये रिएक्ट किए हुए किसी कंपाउंड के फॉर्म में आपको मिलेगी। तो हाइड्रोजन जो एक लो डेंसिटी गैस है, तो अगर ये आपको गैसियस फॉर्म में मिलती है तो इसके लिए कंप्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इसको लो डेंसिटी मतलब कि ईजिली ये इवेपोरेट हो जाएगी या ईजिली ये एटमॉस्फेयर में ऊपर चली जाएगी। तो अगर आपको इसे पकड़ के रखना है, यू वांट दिस की सॉलिड फॉर्म में, या यू वांट दिस की ये एक तरीके से अर्थ क्रस्ट पे आपके पास रहे, तो कंप्रेशन की ज़रूरत इसके लिए पड़ेगी, हमें लिक्विफेक्शन की ज़रूरत इसके लिए पड़ेगी ताकि हम इसे अदर स्टेट में चेंज कर सकें। तो इसके लिए भी हमें स्टोरेज के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, इसके लिए हमें मैन पावर चाहिए, स्टोरेज के लिए मशीनरीज चाहिए उस तरीके की। तो इन सब में ओवरऑल जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसलिए हम इसको एज अ फ्यूल नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इसके हैंडलिंग के तरीके नहीं हैं, कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हैं वो, और इसके एक्सट्रैक्शन के तरीके भी हमारे पास कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हैं। तो जितना हमें इससे फ़ायदा होना है उससे कहीं ज़्यादा हमारा इसमें कॉस्ट लग जाती है इसकी जनरेशन के लिए। सो दिस इज़ द थिंग। ओके, now moving on to the fuel cell. Okay, so fuel cell is something related to this hydrogen. So fuel cell use hydrogen as a fuel. तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जब फ्यूल सेल की बात आती है तो फ्यूल सेल का मतलब है कि हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। हाइड्रोजन को जब हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं तो उसको बोला जाता है फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है, यानी कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है विच विच हैव केमिकल काइंड ऑफ थिंग जो रिएक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, मतलब समथिंग लाइक इलेक्ट्रो केमिकल, यानी केमिकल रिएक्शन से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल। तो फ्यूल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है। अब वो क्या करता है, दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी फ्रॉम फ्यूल, यूजुअली हाइड्रोजन, डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए इसमें दो टर्म्स हैं, इसमें दो टर्म्स हैं, देखिए एक तो है इलेक्ट्रो प्लस केमिकल, तो इसमें है इलेक्ट्रोकेमिकल। तो इसमें क्या होता है इस डिवाइस में कि जो केमिकल है, केमिकल एनर्जी जो स्टोर होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। अब यहाँ पे जो केमिकल यूज़ किया जा रहा है वो क्या यूज़ किया जा रहा है, हाइड्रोजन यूज़ किया जा रहा है। तो केमिकल एनर्जी जो फ्यूल में होती है जनरली यूजुअली इसमें हम हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, उसको डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, और इन्हीं को आप बोलते हो फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल बेसिकली हाइड्रोजन की केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम करती है। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन। सो दे कन्वर्ट केमिकल एनर्जी फ्यूल सेल डायरेक्टली और एफिशिएंटली टू इलेक्ट्रिसिटी। दो टर्म्स आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनती है केमिकल एनर्जी से, केमिकल एनर्जी किसकी, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन क्या है, एक तरीके का केमिकल है बस। हीट प्रोड्यूस होती है, जैसे हमने बताया कि हाइड्रोजन का बाई प्रोडक्ट क्या है, हीट है, दैट इज। अब ये एक एफिशिएंट और इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, और इसका वाइडली एप्लीकेशन वाइड रेंज पे हो सकता है। सो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस हो जाते हैं, और देयर इज़ नो कम्बशन एज इन द केस ऑफ फॉसिल फ्यूल। और जैसे हमने बताया कि कोई भी इसमें बाई प्रोडक्ट जैसे फॉसिल फ्यूल के केस में रिलीज होता है, ऐसा रिलीज नहीं होता है। हाइड्रोजन और अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, या तो हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं या ऐसे कंपाउंड का हम यूज़ करते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन है, यानी कि मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, यानी ऐसे कंपाउंड्स का हम यूज़ करते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन है, उनको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। तो दो इलेक्ट्रोड होती हैं और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट इज़ बेसिकली दैट सॉल्यूशन जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रोड होती है, इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके बीच में, और ऑक्सीजन पासिस ओवर वन इलेक्ट्रोड एंड हाइड्रोजन ओवर द इलेक्ट्रोलाइसिस में यही होता है कि अगर हम H2O की बात कर रहे हैं तो वी वांट कि हमें हाइड्रोजन मिले, तो एक इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव कैथोड और एनोड होते हैं। तो एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से एक कैथोड, एक जो इलेक्ट्रोड है उस पे ऑक्सीजन अटैच होगी, ऑक्सीजन चली जाएगी, और दूसरे पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकली रिएक्ट करके ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या करते हैं, जनरेशन करते हैं, वाटर और हीट यहाँ से रिलीज होती है। अच्छा, अब इसमें इसको एक बार ध्यान से दोबारा देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोड्स होते हैं,
अब इलेक्ट्रोड दो तरीके के होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। जैसे मैंने आपको बताया, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज होता है। तो एनोड जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है दैट इज नेगेटिवली चार्ज। ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट कैथोड दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, है ना। अब आपको क्या लगता है कि एनोड के ऊपर कौन जाना चाहिए? अपोजिट अट्रैक्ट, याद होगा आपको 10th क्लास में हमने पढ़ा है अपोजिट थिंग अट्रैक्ट, है ना। तो जब अपोजिट थिंग अट्रैक्ट होती हैं तो एनोड के पास जो है कोई पॉजिटिव चार्ज वाला जाना चाहिए, है ना, और कैथोड के पास कोई नेगेटिव चार्ज वाला जाना चाहिए। तो ऐसे होता है। तो अब नेगेटिव, अगर हम एनोड की बात करें दैट इज नेगेटिवली चार्ज। तो अब ऑक्सीजन क्या होती है ना, ऑक्सीजन जो एयर से सप्लाई होती है, सॉरी, हाइड्रोजन जो सप्लाई होती है यूजुअली, हाइड्रोजन इज दैट पॉजिटिवली चार्ज। तो हाइड्रोजन कहाँ जाती है? हाइड्रोजन जाती है एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड है नेगेटिवली चार्ज। तो हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन लाइक इलेक्ट्रॉन दे देता है ना। तो लाइक जब वो इलेक्ट्रॉन गिव कर देता है तो जो ऐसे मतलब वो जो आयन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, हो जाता है, दैट इज। सो हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है इसकी वजह से, क्योंकि एनोड नेगेटिवली चार्ज है तो अपोजिट अट्रैक्ट करेंगे, तो इसी वजह से हाइड्रोजन जो है एनोड के ऊपर जाके अटैच होता है या उससे जाके चिपकता है, एक तरीके से उस पर कलेक्ट होता है। ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। ऑक्सीजन क्या है? नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वो क्या करती है? ले लेती है। तो ऑक्सीजन है नेगेटिवली चार्ज। तो जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है, यूजुअली एयर से अगर हम बात करें, तो नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ सप्लाई होती है, कहाँ अटैच होती है, या कहाँ एक तरीके से कलेक्ट होती है? वो पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड के पास कलेक्ट होती है। पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे क्या है? कैथोड है। ठीक है। सो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड के ऊपर जो ऑक्सीजन है जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो क्या हो जाती है? अटैच हो जाती है। सो दिस इज। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है। पहले तो हमारा फ्यूल का सप्लाई हुआ, फ्यूल हमारा क्या था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। अब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगी, एनोड पे क्या होगा? आई होप कलर चेंज कर लेते हैं पेन का एक तरीके से। एनोड पे क्या होगा? हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल्स हैं दे स्प्लिट इनटू प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब H प्लस में टूट जाएगा वो। और इलेक्ट्रॉन जो है विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में एक तरीके से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अब जो प्रोटॉन होगा वो पास होगा इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन की तरफ, कैथोड की साइड। और जो इलेक्ट्रॉन होंगे दे ट्रेवल थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट क्रिएटिंग इलेक्ट्रिसिटी। और जो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन होंगे वो कर जाएंगे एक्सटर्नल सर्किट की तरफ मूव करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, हमने पढ़ा था, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ही तो बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो जाता है? जनरेशन हो जाता है। समझे? तो हमने क्या किया कि क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमें फ्रीली हाइड्रोजन बहुत कम मिलता है, तो हमने वाटर से सपोज करो हाइड्रोजन को गेन किया, या हमने एक एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन अटैच हुआ और एक पे हमारा हाइड्रोजन अटैच हुआ। तो हमें हाइड्रोजन से मतलब है क्योंकि फ्यूल सेल हाइड्रोजन की जो केमिकल रिएक्शन है वहाँ से एनर्जी को जनरेट करता है। सो एनोड पे, क्योंकि अगर हम बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कहाँ पे कलेक्ट हुआ है, कहाँ पे अटैच हुआ है वो एनोड पे। तो हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट होता है प्रोटॉन में, H प्लस में, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, मैंने बताया था। तो H प्लस में और एक इलेक्ट्रॉन में वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। हाइड्रोजन के पास ध्यान रखना एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अब इलेक्ट्रॉन गया तो H प्लस हो गया है ना, जैसे मैंने बताया कि H प्लस है हाइड्रोजन। तो H प्लस में कन्वर्ट हो गया है वो और एक इलेक्ट्रॉन वहां से चला गया है ना। ये रिएक्शन कैसे होती है? कैटलिस्ट की हेल्प से होती है। ये रिएक्शन हो गई। अब उसके बाद क्या होता है? जो प्रोटॉन होता है दैट पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन, वो प्रोटॉन तो जो है वो इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाता है कैथोड से। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सर्किट की तरफ मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? फ्लो कराता है। जितना ज़्यादा आप हाइड्रोजन दोगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और उतनी ज़्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा। सो दिस इज द बेसिक लाइक रिएक्शन जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। और उसके बाद बाई प्रोडक्ट रिलीज होगा। बाई प्रोडक्ट में क्या रिलीज होता है? H2। जैसे ऊपर मैंने बताया कि कोई भी हार्मफुल बाई प्रोडक्ट रिलीज नहीं होता है। तो वाटर की फॉर्मेशन होती है, कहाँ पर होगी? कैथोड पर होगी वाटर की फॉर्मेशन। क्यों होगी कैथोड पर? क्योंकि कैथोड पे क्या था? ऑक्सीजन। कैथोड के ऊपर था ऑक्सीजन, तो इसलिए वहां पे। तो अब क्या होगा? H प्लस कहाँ गया था? जब H प्लस गया था कहाँ पे गया था? हमने ऊपर पढ़ा है H प्लस कहाँ पे मूव किया था? H प्लस मूव किया था कैथोड की तरफ। तो H प्लस जब कैथोड की तरफ मूव कर रहा है और यहीं पे आपका ऑक्सीजन है, तो H प्लस H2O, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो कैथोड में
क्या होगा कि दे बोथ कंबाइन टू फॉर्म बाई प्रोडक्ट दैट इज वाटर H2O। और क्या होता है, हीट जनरेट होती है इस प्रोसेस के थ्रू। यू कैन से कि इट इज़ अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो हीट जनरेट होती है और इसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर डिफरेंट पर्पसेस। पावर का जनरेशन होता है बेसिकली, जैसे हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, और हीट का जनरेशन होता है, और वाटर का फॉर्मेशन होता है। सो दैट इज, so this is the basic concept of fuel cell. This is the basic reaction which goes in कैथोड और एनोड, जिसे आपने इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन भी बोला है। ये इलेक्ट्रोकेमिकली किस तरीके से हाइड्रोजन से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक रिएक्शन। So this is the basic reaction, and fuel cell have been used in space flight as well. Electric vehicles use fuel cell for their energy requirement। और सो इसमें ये चीज़ बोली गई कि सभी रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज सन से नहीं आते, ये भी एक मेंशन की गई है बात। एंड यस, दिस इज़ इट, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। सो इसमें हमने पढ़ा हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, और क्या क्या उसमें चैलेंजेस हैं कि हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और फिर हमने फ्यूल सेल के बारे में पढ़ा, फ्यूल सेल किस तरीके से वर्क करती है और क्यों ये इलेक्ट्रोकेमिकल है, क्यों ये इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है, किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस इसमें होती हैं, और किस तरीके से हमें हाइड्रोजन से एनर्जी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हम कर पाते हैं। अगर हम बात करें तो फ्यूल सेल भी कई तरीके की होती है। जैसे प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल होती है, जिसे PEMFC बोला गया है। जैसे कि SOFC होता है, सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल होते हैं। जैसे कि AFC एल्कलाइन फ्यूल सेल होते हैं। MCFC मोल्टन कार्बोनेट फ्यूल सेल होते हैं। तो देर आर वेरियस काइंड ऑफ फ्यूल सेल। सो फ्यूल सेल के अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, तो जैसे कि सबसे बड़ा एडवांटेज इसका है कि इको फ्रेंडली है, देर इज़ नो हार्मफुल बाई प्रोडक्ट दैट इज़ रिलीज्ड। इसके अलावा ये एफिशिएंट है, क्योंकि हमारे पास प्रचुर मात्रा में, एफिशिएंट अमाउंट में, अबंडेंट अमाउंट में हमारे पास हाइड्रोजन है। तो ये क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, तो वहाँ पे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो एफिशिएंट है। फ्यूल की वर्सटिलिटी है कि आप इसे हाइड्रोजन जनरेशन या नेचुरल गैस और अदर हाइड्रोकार्बन, मतलब आप फ्यूल की वर्सटिलिटी है कि आप इसको किसी भी कंपाउंड से एक तरीके से ले सकते हैं। आप इसे हाइड्रोकार्बन से ले सकते हैं, आप इसे वाटर से ले सकते हैं। सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ दिस। अब फ्यूल सेल को क्यों हम यूज़ नहीं कर पा रहे, फिर से वही इसमें चैलेंजेस आ जाते हैं जो कि हाइड्रोजन में थे। कॉस्ट बढ़ जाती है, हाइड्रोजन के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लैब्स चाहिए हमें रिसर्च के लिए, फिर से हमें यू कैन से कि मशीनरीज चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए उसके लिए, हमें रिफ्यूलिंग स्टेशंस चाहिए हमें उसके लिए। तो दीज आर सम लाइक चैलेंजेस जो कि एक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं इसको एज अ फ्यूल यूज़ करने में। So this is it in this video. I hope I am able to make you understand this concept. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है UGC नेट क्लियर करने के लिए। और ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली ऑलवेज। बाय बाय, टेक केयर।